नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपके दोस्त डॉक्टर सीमा। डायबिटीज के ड्रग्स की स्टोरी चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने मेटफॉर्मिन में डिस्कस किया, हमने सल्फोनिलयूरियाज में डिस्कस करे, हमने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सिक्रेटोकॉक्स मैग्नेटिनाइड्स में डिस्कस करे। नाउ नेक्स्ट इन लाइन इज थायाजोलिडिन-डिओन्स। बड़ा अच्छा ड्रग है और डेवलप तो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स आते रहे जिसके चलते ये ड्रग कंट्रोवर्सी में रहा। आज फिर इसकी यूज काफी अच्छी फिर से स्टार्ट हो गई है और एक अच्छा ड्रग है, माना जाए तो एक अच्छा ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है, काफी एफिकेशियस है। अदर देन द फैक्ट कि इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर नहीं सकते। पॉपुलरली इन ड्रग्स को ग्लिटाजोन के नाम से बुलाया जाता है, इनको ग्लिटाजोन्स कहते हैं। ये ड्रग सबसे पहले 1980 में एज अ प्रोटोटाइप सिग्लिटाजोन आया था, जो कभी मार्केटिंग जिसकी कभी हुई ही नहीं। जापान में डेवलप किया था 1980 में। उसके बाद आया ड्रग आपका कमर्शियली जो अवेलेबल हुआ 90 के दशक में, वो था ट्रोग्लिटाजोन। तो ट्रोग्लिटाजोन जो था ड्रग, उसमें कुछ फेटल हेपेटोटॉक्सिसिटी पाई गई, जिसके चलते वो ड्रग भी बैन हो गया या मार्केट से चला गया। उसके बाद आया, इसकी हिस्ट्री बता रही हूं, उसके बाद आया रोजीग्लिटाजोन। रोजीग्लिटाजोन बहुत अच्छा ड्रग था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि ये मायोकार्डियल इंफॉक्शन करता है, इसलिए 2010 से ये ड्रग भी बैन हो गया। अब जो एक अकेला ड्रग इस क्लास में है वो है पायोग्लिटाजोन, एंड पायोग्लिटाजोन एक अच्छा ड्रग है। आज हम वी विल बी रीडिंग अबाउट थायाजोलिडिन-डिओन्स, लेकिन इसमें इंक्लूडेड ड्रग सिर्फ एक पायोग्लिटाजोन ही आता है। ठीक है, तो ये हुई इस बीमारी की हिस्ट्री की बात। अच्छा, अब ये जो ड्रग है, मैंने आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी बताई थी टाइप 2 डायबिटीज की, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये उसी पर काम करता है। एक ही क्लास इफेक्ट है कि एक पूरी ये वाली जो सिचुएशन है पैथोफिजियोलॉजी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, इसको ये पूरा टैकल कर लेता है, इसलिए ये एक अच्छा ड्रग है। ठीक है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करा तो मतलब ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है। पीछे मैंने एक ड्रग और पढ़ाया है इंसुलिन सेंसिटाइजर, वो कौन सा है अगर ध्यान दें तो वो है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन और थायाजोलिडिन-डिओन्स ये दोनों इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, यानी कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, जो कि मेन कल्प्रिट है टाइप 2 डायबिटीज होने का। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? वेरी गुड। एक चीज होती है जिसको कहते हैं थायाजोलिडिन-डिओन पैराडॉक्स। ये क्या होता है? देखिए, थायाजोलिडिन-डिओन से क्या होता है, सबक्यूटेनियस एडिपोसिटी बढ़ती है, यानी कि आपकी चमड़ी के नीचे का जो फैट है वो बढ़ता है। तो ये बढ़ता है, और जो आपका विजरल फैट है आपकी बॉडी में, जो खतरनाक होता है, बेसिकली जो विजरल फैट है जिसके चलते परेशानियां, लिपिड प्रोफाइल्स बढ़ते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होती हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं, वो कम होता है। So there is a decrease in the ratio of visceral fat to subcutaneous fat with these TZDs drugs. In spite of having increased the subcutaneous adiposity, it decreases the insulin resistance and increases the insulin sensitivity. कहने का मतलब ये हुआ कि सबक्यूटेनियस मतलब फैट बढ़ाने के बावजूद भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो इसको कहते हैं थायाजोलिडिन-डिओन पैराडॉक्स। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? आपको मैंने इसकी हिस्ट्री भी ड्रग की बता दी। अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है।
ये एक न्यूक्लियर रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। उस न्यूक्लियर रिसेप्टर का नाम है PPAR गामा। ये जब एक्टिवेट हो जाता है ना तो ये कुछ जीन्स को एक्सप्रेस कर देता है, कुछ जीन्स को ले आता है। वो जीन्स कहाँ पड़ी है? एडिपोज टिश्यू में पड़ी है या आपके मसल में पड़ी है। अब वो जीन्स एनकोड करती हैं 4 तरीके के एंजाइम्स को, GLUT4 को, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज को, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज को, फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को। तो ये इन चीजों को एनकोड कर देती है। इसके चलते क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज ग्लूकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज भी ज्यादा जेनेसिस होने लगा और लिपिड लाइपोजेनेसिस भी होने लगा। ये 2 चीजें बढ़ जाती हैं आपके एडिपोज टिश्यू में, ठीक। और कम क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, यानी कि लिवर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम कर देता है। और क्या कम होता है, आपके ट्राइग्लिसराइड जो लिपिड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपके लिपिड लेवल्स भी कम हो जाते हैं, नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स वो भी कम हो जाता है। तो ये सारे, इसका मतलब इसका एक अच्छा इफेक्ट आपके लिपिड्स पर है। और ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द टायरोसाइन काइनेज एक्टिविटी ऑन द इंसुलिन रिसेप्टर, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर कोई एक ऐसा एंजाइम है टायरोसाइन काइनेज, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। उसकी एक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा कि इंसुलिन रिसेप्टर जो हैं उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। वही तो हमको चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर बढ़ जाएगी तो आपका इंसुलिन जो है वो शरीर में कहाँ पे ग्लूकोज देना है वो देने में कामयाब हो जाएगा। तो इसने अपना काम उस तरीके से ग्लिटाजोन्स ने कर दिया। अब आई इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, अच्छे से आपकी गट में एब्जॉर्ब हो जाता है, लिवर से मेटाबोलाइज होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम से और किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो आपका लिवर और किडनी में अगर कोई डिसफंक्शन है तो ये परेशानी कॉज कर सकता है। दूसरी बात हुई इसकी डोजेज कितनी होती है, 7.5 ग्राम से 7.5 मिलीग्राम से 7.5 मिलीग्राम से 45 मिलीग्राम पर डे सिंगल डोज आप दे सकते हैं। हम शुरुआत इसको थोड़ी सी कम डोज से करते हैं क्योंकि इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब है कि आप ये ना एक स्लो एक्टिंग ड्रग है, यानी कि ये अपना इफेक्ट, आपने ड्रग आज देना शुरू कर दिया तो मरीज कहेगा मेरी तो शुगर ठीक नहीं हो रही, मुझे तो 10 दिन हो गए लेते हुए। नहीं, इसके इफेक्ट को आने में ना कुछ 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं और इसका जो पीक इफेक्ट है ना वो 8 से 12 हफ्ते में जाके इसका एक अच्छा इफेक्ट आना शुरू होता है। तो ये स्लो एक्टिंग है, 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं या 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं इसके एक्शन को आने में और 8 से 12 हफ्ते में इसका मेन एक्शन आने लगता है। ठीक है, अब इसकी क्या इसको और कॉम्बिनेशंस में दे सकते हैं कुछ ड्रग्स के साथ? बिल्कुल दे सकते हैं। आप इसको मेटफॉर्मिन के साथ दे सकते हैं, आप इसको सल्फोनिलयूरिया के साथ दे सकते हैं, आप इसको अकेला भी दे सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इसको हम इंसुलिन के साथ नहीं देना पसंद करते। क्यों हम इंसुलिन के साथ देना नहीं पसंद करते? क्योंकि इंसुलिन भी कहीं ना कहीं वेट गेन करता है और ये ड्रग भी वेट गेन करता है, तो जब दोनों को दे देंगे तो देयर कैन बी एन एक्सेसिव वेट गेन। अच्छा, अब ये वेट गेन कैसे करता है? 2 तरीके से वेट गेन करता है। एक तो ये फ्लूइड रिटेंशन करता है, बहुत आपके शरीर में ना फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जैसे आपको बताया कि सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। तो इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है ना, इसका मेजर साइड इफेक्ट है वेट गेन। अब ये डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट गेन डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं कि जितना अगर X को वेट गेन हो रहा है उतना ही Y को भी वेट गेन होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का वेट गेन एक्चुअल में बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम इसको ड्रग को हमको विदहोल्ड भी करना पड़ सकता है। ठीक। अच्छा, दूसरी एक चीज है कि इसका मेटाबॉलिक प्रोफाइल तो बहुत अच्छा, देखिए आपके कितने अच्छे लिपिड लेवल्स कर देता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कम कर देता है, इवन आपका ब्लड प्रेशर भी कम कर देता है।
आपका ब्लड प्रेशर भी कम कर देता है, इट इम्प्रूव्स योर फाइब्रिनोलाइसिस, आपकी आर्टरीज को क्लॉट होने से भी बचाता है, यानी कि अथेरोस्क्लेरोसिस भी कम कर देता है। तो बहुत इफेक्ट्स हैं। तो जब इतना अच्छा मेटाबॉलिक प्रोफाइल है और किसी पेशेंट को इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो 2-3 किलो अगर वजन बढ़ भी रहा है, हम उसको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना बेनिफिट रेशो, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो, तो यहाँ हम देखते हैं बेनिफिट टू साइड इफेक्ट रेशो। अगर 2-3 किलो वजन बढ़ने के साथ इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, आपका लिपिड लेवल अच्छा हो रहा है, अथेरोस्क्लेरोसिस में बचाव हो रहा है, बीपी भी कम हो रहा है, शुगर भी ठीक हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं ये जज कर लेते हैं कि अगर 2-3 किलो वेट गेन हो भी रहा है तो हम उसको नकार देते हैं और इस ड्रग को कंटिन्यू होने देते हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि इसका मेजर साइड इफेक्ट वेट गेन है। दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है फ्लूइड रिटेंशन। अब जब ये फ्लूइड रिटेन करेगा तो कैसे उसको वो मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, आपका चेहरा पफी हो जाएगा, आपके पाँव में इडिमा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसको कहते हैं डिस्निया, आपको ऑर्थोपनिया होगा, यानी कि अगर आप लेट जाते हैं तो लेटने पर आपकी सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि डाइल्यूट कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लूइड आ रहा है, तो डाइल्यूशनल अनीमिया भी हो जाएगा। प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं देते, इसलिए जिनको थोड़ा भी कार्डियक डिसफंक्शन है, कार्डियक फेलियर है या किडनी का भी फेलियर है और थोड़ा सा भी फ्लूइड रिटेन कर पाना उनके लिए, उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है, तो ऐसे मरीजों में हम इस दवा को बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी नाइहा क्लास 3 और 4, यानी कि न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लास 3 और 4 जो है, अगर उस सिचुएशन में पेशेंट को है तो ऐसे में हम पायोग्लिटाजोन या थायाजोलिडिन नहीं देते। अगर थोड़ा भी लिवर और हार्ट फेलियर या रीनल फेलियर भी थोड़ा सा भी है तो भी हम इस ड्रग को विदहोल्ड करते हैं, हम इस ड्रग को नहीं देते। प्रेगनेंसी के टाइम पर हम इस ड्रग को नहीं देते, तो ये इस ड्रग को ना देने की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अच्छा, एक ये देखा गया कि पायोग्लिटाजोन से ब्लैडर कैंसर होता है, तो लेकिन बहुत कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने इसको बैन भी कर दिया है, पर कुछ कंट्रीज ने इसको एक एक वार्निंग साइन दे के रखा है कि जिन लोगों को एक्टिव ब्लैडर कैंसर है या जिनकी पुरानी हिस्ट्री है ब्लैडर कैंसर की, उनमें इस ड्रग को हम बिल्कुल नहीं देते। और ये सारी की सारी मान्यताएं, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको मानती है। और अगर इस ड्रग को लेते हुए किसी व्यक्ति को ब्लैडर कैंसर का कोई सिम्टम आता है, यानी कि हिमेचूरिया, यानी कि उसके पेशाब में अगर खून जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा और इस दवा को हम बंद कर देते हैं, यानी कि हम इस दवा को फिर आगे नहीं देते। लेकिन ये दवा काफी अच्छा मेटाबॉलिक प्रोफाइल रखती है। अगर कॉम्बिनेशन में दी जाए मेटफॉर्मिन और सल्फोनिलयूरियाज के साथ, तो इट कैन ब्रिंग आउट वंडर्स। बहुत अच्छी ब्लड शुगर मेंटेन होती है इस ड्रग से। तो ये हो गई बात थायाजोलिडिन के बारे में, जिसमें इस टाइम पर जो दवा चल रही है वो है सिर्फ पायोग्लिटाजोन, जिसकी डोज है 7.5 मिलीग्राम से 45 मिलीग्राम। हम थोड़ी थोड़ी डोज देकर देखते हैं कई बार, ताकि हम ये देखें कि पेशेंट एक्चुअली इस दवा को ले पा रहा है कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट ज्यादा तो नहीं आ रहे। एकदम पता चले कि वेट गेन बहुत ज्यादा होने लग गया और हार्ट पे इफेक्ट आने लगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट चला गया, तो इसलिए इस दवा को हम थोड़ी सी स्लोली लेते हैं और ये एक्ट भी थोड़ी स्लो करती है। लेकिन एक बार एक्ट करने लग जाए और एक बार इसको पूरी प्रॉपर डोज में देने लग जाए, देन इट कैन ब्रिंग वंडर्स। So this was the topic for today. I hope this would have been beneficial to you. Thanks a lot, friends. Thank you very much.